हेलो फ्रेंड्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन एम्फीबिया, जिसका पार्ट 1 2 से 3 पार्ट में इस लेक्चर को हम लोग करेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबिया कहा जाए, डेवलपमेंट ऑफ जीनोपस लीपस कहा जाए या फिर अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग कहा जाए। ठीक है, इसके डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो जीनोपस लीपस में ही हुआ था, जिसको हम अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग कहते हैं। अब जो एम्फीबियन का एग होता है वो होता है मीजोलिस्थल या टेलोलिस्थल एग होता है। मीजोलिस्थल टेलोलिस्थल एग क्या है, ये सब अगर टर्म क्लियर नहीं है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो क्लीवेज होते हैं वो होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होते हैं, यानी कंप्लीट क्लीवेज होगा। ठीक है, रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज होंगे। तो ये 3 लाइन आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी कि आपके जीनोपस लीवर्स में या एम्फीबियन में एक कैसे होते हैं, क्लीवेज का पैटर्न क्या है और क्लीवेज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना है इसमें कि स्पर्म एंट्री से पहले इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस तो प्रेजेंट होता है, बट डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी एब्सेंट होता है। जैसे ही स्पर्म एंटर होगा, अब क्या होगा कि ये तो पहले से प्रेजेंट था, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट होने लगेगा। ठीक है, यानी ये भी अब डिसाइड हो जाएगा कौन सा डॉर्सल पार्ट है कौन सा वेंट्रल पार्ट है। अब जाहिर सी बात है, स्पर्म इंटर हुआ तो कुछ चेंजेस हुए तो ऐसे हुए, बट कौन सा पार्ट वेंट्रल है कौन सा पार्ट डॉर्सल है ये कैसे डिसाइड होगा। तो जिस साइड में स्पर्म का एंट्री होगा, जिस साइड स्पर्म इंटर कर रहा है वो साइड आपका होगा वेंट्रल, और उसके अदर साइड जो होंगे वो होंगे आपके डॉर्सल। ठीक है, और अभी हमने बताया ये मीजोलिस्थल एग है। मीजोलिस्थल एग मतलब क्या, जिसमें कुछ यॉल्क के मात्रा भी प्रेजेंट होंगे, यॉल्क भी होंगे साइटोप्लाज्म भी होंगे। तो इसके यॉल्क जो है वो कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुछ पैराक्राइन फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेस्ट टी VG1। अब वेस्ट टी जो है ये इंडोडर्म बनने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं है, इस सेल का एक्सप्रेशन नहीं होगा, इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो इंडोडर्म नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ नोडल प्रोटीन है XNR1 XNR2 XNR4, इन सब का यूज हम लोग आगे देखेंगे। कुछ साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं इनके एग में, जैसे कि बीटा कैटेनिन, ठीक है, GSK3, और कुछ पोस्टीरियर साइड पे, एग के पोस्टीरियर साइड पे प्रोटीन होते हैं डिसेबल प्रोटीन। अब यहाँ इन तीनों के बीच में एक रिलेशन समझना है। बीटा कैटेनिन GSK3 में, GSK3 जो है वो बीटा कैटेनिन के एक्सप्रेशन को रोकेगा। GSK3 जो है वो बीटा कैटेनिन के एक्सप्रेशन को रोकेगा, वहीं डिसेबल प्रोटीन जो है DSH जो है वो आपके GSK3 के एक्सप्रेशन को रोकेगा। समझिए कैसे बात चल रहा है। बीटा कैटेनिन को रोकने वाला GSK3 और GSK3 को रोकने वाला DSH। तो जहां पर GSK3 होगा वहां बीटा कैटेनिन नहीं होंगे, जहां पर DSH होगा वहां पर बीटा कैटेनिन होंगे। ठीक है, वहां बीटा कैटेनिन होंगे। क्लियर है। अब होता क्या है कि जैसे स्पर्म इंटर करता है, जैसे ही स्पर्म एंट्री हुआ तो यहाँ पर कुछ चेंजेज हुआ। इस रीजन में, आपके पोस्टीरियर रीजन में आपको दिखेगा, यहाँ पर जैसे स्पर्म इंटर होने से पहले इस रीजन में आपको DSH प्रोटीन दिख रहे हैं। ठीक है, इस रीजन में आपको DSH प्रोटीन दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपके बहुत सारे इस सब रीजन में वेजिटल हेमिस्फीयर में, एक्चुअली वेजिटल हेमिस्फीयर में आपको GSK3 और बीटा कैटेनिन दिखेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, जब GSK3 एक्सप्रेस कर रहा होगा तो बीटा कैटेनिन एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस रीजन में आपको लगभग बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर DSH प्रोटीन डिसेबल प्रोटीन है। यहाँ पर जैसे स्पर्म इंटर हुआ, पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, जैसे स्पर्म इंटर हुआ इस रीजन में, वो रीजन क्या होता है ना कि एक जो आपका एग है वो 30 डिग्री रोटेट कर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन। ये एग के सेंट्रियोल के कारण होता है, सॉरी स्पर्म के सेंट्रियोल के कारण होता है, जो कि कॉर्टिकल रोटेशन हुआ। अब देखिए कॉर्टिकल रोटेशन होगा तो जो प्रोटीन आपका इस साइड में था वो अब थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, 30 डिग्री वो शिफ्ट हो जाएगा, लगभग डॉर्सल साइड में वो आता है। जो पोस्टीरियर रीजन पे DSH था वो कहाँ पे आ जाएगा, डॉर्सल रीजन पे आ जाएगा। ठीक है, और जो एरिया मूव हुआ, यहाँ पर कुछ एरिया जो 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ग्रीक क्रेसेंट। ठीक है, अब इसका क्या यूज है, क्या है, आगे देखते हैं। स्पर्म फर्टिलाइज हुआ। ठीक है, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर जो DSH प्रोटीन था आपके पोस्टीरियर में, वो क्या होगा, कॉर्टिकल रोटेट करके आपके पोस्टीरियर रीजन पे आया।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जैसे DSH प्रोटीन इस रीजन में आया, कॉर्टिकल रोटेशन जो हुआ 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्या करेगा कि यहाँ पे GSK प्रोटीन का इनिवेशन कर देगा। अब यहाँ GSK प्रोटीन आएंगे नहीं, जब GSK नहीं आएंगे तो यहाँ पर बीटा कैटेनिन का एक ग्रेडियंट बनेगा, यहाँ पे एक बीटा कैटेनिन का लेयर फॉर्म होगा। क्या होगा कि यहाँ पहले DSH जो ये था, अब क्या होगा कि GSK3 जो है वो नहीं रहेंगे, यहाँ पर बीटा कैटेनिन डॉर्सल न्यूक्लियस में आपको दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डॉर्सल साइड में आपको बीटा कैटेनिन देखने को मिलेंगे, वही वेंट्रल साइड में आपको बीटा कैटेनिन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका DSH नहीं है तो वहाँ पर GSK3 अपना काम कर रहा है। GSK3 काम करेगा तो बीटा कैटेनिन जो है वो GSK3 करेगा तो बीटा कैटेनिन वहाँ इनहिबिट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक रीजन में आपको जो है डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन के लेयर दिखेंगे और वेंट्रल साइड में, यानी उस साइड में वेंट्रल साइड में आपको बीटा कैटेनिन रीजन नहीं दिखेगा। ठीक है, कि वहाँ GSK3 का एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज हो गया, जिस लेयर पे आपको बीटा कैटेनिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां पर क्या होगा डॉर्सल रीजन में और वेंट्रल रीजन में क्या क्या होंगे, तो इन सब सेल के न्यूक्लियस में कुछ प्रोटीन होते हैं, सियामोस और ट्विन। ठीक है, और सियामोस ट्विन एक्सप्रेशन इसका जो है TCF3 प्रोटीन के द्वारा इनहिबिटेड होता है। ठीक है, TCF3 प्रोटीन के द्वारा इसका एक्सप्रेशन इनहिबिटेड होता है। तो जिस रीजन और TSF3 को इनहिबिट करता है बीटा कैटेनिन। अब बीटा कैटेनिन वेंट्रल साइड में है ही नहीं, तो वेंट्रल साइड में तो सियामोस और ट्विन का एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। बट डॉर्सल साइड में क्या होगा कि बीटा कैटेनिन आकर बाइंड करेंगे और TSF3 को इनहिबिट करेंगे। इससे क्या होगा कि सियामोस और ट्विन का एक्सप्रेशन होगा। जिस रीजन में सियामोस ट्विन का एक्सप्रेशन हुआ, वो क्या करेगा, वो बनाता है एक सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिप सेंटर। जैसे मान लीजिए इस रीजन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लिप सेंटर। ठीक है, और न्यूक्लिप सेंटर में जैसे ही सियामोस और ट्विन का एक्सप्रेशन होगा, सियामोस क्या करेगा, सियामोस जो है वो गूज, गुजक्वाइड, नॉगिन, कॉर्डिन, एक्सलिम, एक्सनॉट ऐसे जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। ठीक है, और ये सब जीन का जब एक्सप्रेशन होगा सियामोस के कारण, तो उस रीजन में आपका बनेगा ऑर्गेनाइजर। ठीक है, स्पामेन ऑर्गेनाइजर को हम लोग बोलते हैं। तो स्पामेन ऑर्गेनाइजर कैसे बन रहा है, फिर से देखिए, बीटा कैटेनिन जो है TCF3 को इनहिबिट कर रहा है। TCF3 जैसे इनहिबिट हो रहा है, सियामोस ट्विन एक्सप्रेस कर रहा है। सियामोस ट्विन एक्सप्रेस होकर बनाता है न्यूक्लिप सेंटर, और जैसे सियामोस जो होगा वो क्या करेगा कि आगे फर्दर गुजक्वाइड, एक्सलिम, एक्सनॉट, कॉर्डिन, नॉगिन ऐसे जीन को एक्सप्रेस करवाएगा और वो बनाएगा स्पामेन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब स्पामेन ऑर्गेनाइजर का कुछ बात करें तो स्पामेन ऑर्गेनाइजर सेल जो है वो डेवलप करता है कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग, डेल्टा नॉच पाथवे सिग्नलिंग एक्सप्रेस करता है, जो कि डीप कॉर्टिकल सेल के द्वारा। ठीक है, जो कॉर्टिकल कॉर्टेक्स में जो सेल होंगे अंदर में, डीप कॉर्टिकल सेल, उनके द्वारा उसमें एक्सप्रेशन करवाएगा एक्सब्रा और ब्राकीयूरी का, या एक्सब्रा बोलिए या ब्राकीयूरी बोलिए डीप कॉर्टिकल सेल में। अब जब एक्सप्रेशन एक्सब्रा या ब्राकीयूरी का होगा तो उन सेल को फेटेड हो जाता है, वो आगे चल के मेजोडर्म बनेंगे। ठीक है, यानी वेस्ट टी एक्सप्रेशन कराएगा तो इंडोडर्म बनेगा, एक्सब्रा का एक्सप्रेशन होगा तो मेजोडर्म बनेगा। अब इसके साथ एक और काम होता है कि जो कॉन्टेक्ट सिग्नलिंग अभी चल रहा है, इससे जो सेल का शेप है वो बॉटल के फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम लोग बॉटल सेल भी बोलते हैं। तो बॉटल सेल का फॉर्मेशन होगा और बॉटल सेल इन्वेजिनेट करेगा, सेल अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और इससे होगा ब्लास्टोपोर का डेवलपमेंट, जिसको ब्लास्टोपोर लिप भी हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन के लार्वल स्टेज में। दिस बॉटल सेल स्टार्ट इन्वेजिनेशन, दैट्स वाई डीपली लोकेटेड मेजोडर्मल सेल, जो डीपली लोकेटेड मेजोडर्मल सेल है वो क्या होंगे कि अपना एक लेयर बना लेंगे और एक गैस्ट्रुलेशन का मूवमेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन मूवमेंट शो करने लगेंगे। ये है आपका डेवलपमेंटल इन एम्फीबिया का कुछ पार्ट। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर 30 डिग्री रोटेशन हुआ तो ये कम हुआ, अगर 90 डिग्री रोटेशन होगा तो क्या होगा, रोटेशन का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा तब क्या होगा। ये सब चीज़ कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे और आगे बढ़ के फिर आगे इसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।